बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, जैसा कि आप सबको मालूम है कि खैबर पख्तूनख्वा पर एक दफ़ा फिर दहशतगर्दी को मुसल्लत किया गया है और ये दहशतगर्दी जब लाई जा रही थी तो इसमें बाकायदा हमने सबको आगाह किया था, क्योंकि रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद जब हमारे लीडर, हमारे कायद जनाब इमरान खान साहब की एक जमहूरी हुकूमत को लंदन प्लान के तहत गिराया गया, तो उसके बाद हमने तमाम पाकिस्तानियों को इस प्लान के हवाले से बताया गया था कि पख्तूनों के सर का सौदा एक दफ़ा फिर हो गया है और इन दहशतगर्दों को एक दफ़ा फिर खैबर पख्तूनख्वा में बसाया जा रहा है। लेकिन उस वक्त की हुकूमत, उनके उज़रा और कुछ इदारों के अरकान या मुलाजिम वो ये कह रहे थे कि हम झूठ बोल रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में कुछ जगहों पर मिलिट्री ऑपरेशंस के तहत लोगों को बेघर किया जा रहा है, जिसको हम जबरी इनखला कहते हैं। तो अगर उस वक्त जब हम बोल रहे थे कि ये लोग पहाड़ों पर है, अगर उस वक्त ये इक़दामात होते तो वो नीचे नहीं आते। जब नीचे तक आ गए और तब भी हम अमन पासून के जरिए इनको बता रहे थे कि ये पहाड़ों से नीचे आ चुके हैं। अगर उस वक्त भी इक़दामात लिए जाते तो ये हमारे बाज़ारों तक नहीं पहुंचते। जब बाज़ारों तक पहुंचे तब भी हम यही कह रहे थे कि देखो बाज़ारों तक आ गए। अगर उस वक्त इक़दामात लिए जाते तो ये लोग हमारे घरों तक नहीं पहुंचते। लेकिन बदकिस्मती से जब हमारे घरों तक पहुंच गए और बंदूक की नोक पर रात को हमसे खाना खाते थे, तो सुबह ये लोग हमारे घरों तक पहुंच जाते थे कि तुमने खाना क्यों खिलाया। अगर हमारे पख्तून, जिनसे बंदूक की नोक पर एक साइड पर जो लोग खाना जबरदस्ती लेते थे, ना खिलाते तो वो मार देते। जब खाना खिलाते थे तो सुबह जो है हमारे आर्म्ड फोर्सेस के, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग पहुंच जाते कि तुमने खाना क्यों खिलाया। नहीं खिलाते तो वो मारते हैं, खिलाते हैं तो ये मारते हैं। हम जाएं कहां। लेकिन बदकिस्मती से हमारी बातों पर गौर नहीं किया गया, सीरियस नहीं लिया गया। हमें झूठा कहा गया, हमें यह कहा गया कि ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। लेकिन इनको क्या, खून तो मेरे पख्तूनों का गिर रहा है, जो बदकिस्मती से एक माइंड सेट के लिए जो 78 साल से इस मुल्क पर काबिज हैं, उसके लिए मेरे पख्तून का, मेरे कबायली का खून बहुत सस्ता है। वो हमारे खून को खून समझते ही नहीं है। हमारे पख्तूनों, हमारे कबायलों को खून को ये पानी से भी सस्ता समझते हैं, इसलिए उस वक्त ध्यान नहीं दिया गया। जब 14,000 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के बाद, 22 बड़े मिलिट्री ऑपरेशन के बाद यहां पर अमन नहीं आ रहा, तो यह कसूर हमारा नहीं है, यह कसूर सूबाई हुकूमत का नहीं है, यह कसूर सियासी और मजहबी जमातों का नहीं है, यह कसूर पख्तूनों का नहीं है, यह कसूर है बंद कमरों के फैसलों का, जो हमेशा से इस मुल्क पर मुसल्लत होते आ रहे हैं। यहां पर इस छत तले स्पीकर साहब आपकी सरबराही में तमाम सियासी और मजहबी जमातें खैबर पख्तूनख्वा की, हर मकतबा फिक्र के लोग यहां पर बैठे थे। उन्होंने 15 नुकाती एजेंडा फाइनल किया, जिसमें एक नुक्ता यह था कि मिलिट्री ऑपरेशन किसी भी मसले का हल नहीं है। उस पर तमाम सियासी और मजहबी जमातों, तमाम हर मकतबा फिक्र के लोगों के साइन मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि मिलिट्री ऑपरेशंस किसी मसले का हल नहीं है,
इन्होंने जबरी जो है मेरे तिरा, मेरे आबाई गांव से लोगों का इनखला, जबरी इनखला किया। मतलब हम एक तरफ तमाम सूबे की अवाम कह रहे हैं कि मिलिट्री ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं है, दूसरी तरफ ये जो है लोगों को जबरी इनखला करने पर मजबूर करते हैं। अच्छा, उस वक्त मजबूर करते हैं जब बर्फबारी हो रही है। इस बर्फबारी में मैं चीखता रहा, मैं चिल्लाता रहा कि इस वक्त जहां पर आप मिलिट्री ऑपरेशन करने जा रहे हैं वहां पर जानवर भी नहीं रह सकते। आपका इरादा दहशतगर्दी या दहशतगर्दों का खात्मा नहीं है। आपका इरादा है सूबाई हुकूमत को या मुझे नीचा दिखाने के लिए। लेकिन एक प्लान ये बनाते हैं और एक प्लान मेरे रब का है, और बेहतरीन प्लान जो है वो मेरे रब का होता है। जनाब स्पीकर, इन्होंने पहले इल्जाम लगाया कि स्मगलर है, फिर इल्जाम लगाया कि दहशतगर्द है। दोनों बयानियों में इनको मुंह की कहानी पड़ी, क्योंकि पूरे पाकिस्तानियों को पता है कि ये झूठ बोल रहे हैं। पूरे पाकिस्तानियों ने इमरान खान साहब की इस सिपाही को जो इज्जत दी वो पूरी दुनिया ने देखी, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। क्यों? क्योंकि आज भी पूरा पाकिस्तान सिर्फ पाकिस्तान का वाहिद लीडर इमरान अहमद खान नियाजी को समझते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। इन्होंने इल्जामात लगाए, इन्होंने मुझे डराने की कोशिश की, मुझे दबाने की कोशिश की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जहां पर मैं खड़ा था यहां पर मैं खड़ा हूं, और इंशाअल्लाह ताला अपने अवाम के साथ मैं खड़ा रहूंगा। ना मुझे कोई अपने नजरिए से 1 इंच पीछे हटा सकता है, ना ही कोई मेरे अवाम या मेरे सूबे के इंटरेस्ट से 1 कदम भी मुझे पीछे नहीं हटा सकता, और किसी में इतनी जुर्रत नहीं है कि वो मुझे पीछे हटाए। जो मेरा मौकफ था वो मेरा है, और इंशाअल्लाह ये मौकफ मेरा रहेगा। जनाब स्पीकर, जब दोनों बयानियों में इनको मुंह की कहानी पड़ी तो इन्होंने फैसला किया कि तिरा में मिलिट्री ऑपरेशन होना चाहिए। हालांकि वहां पर बर्फबारी थी, वहां पर जो है इस वक्त कोई जानवर भी नहीं रह सकता, ये मैं बार बार कह रहा हूं, लेकिन उसके बावजूद ये बज़िद थे मुझे खराब करने के लिए, क्योंकि इनका इरादा था कि जब लोगों का जबरी इनखला होगा तो लोग जो हैं इसके पीछे या हुकूमत से मुनहरिफ होंगे और वो जो है इनसे नाला हो जाएंगे। लेकिन अल्लाह का प्लान कुछ और था। जब जबरी इनखला हुआ तो मैं तिरा के अवाम के पास गया, तिरा के अवाम ने मुझे प्यार दिया, उन्होंने मुझे इज्जत दी, क्योंकि उनको पता है कि सूबाई हुकूमत नहीं, ये बंद कमरों के फैसले हैं जो हमें जबरी इनखला पर मजबूर कर रहे हैं। उनको पता है कि सूबाई हुकूमत अगर हमें कंपनसेशन की मद में 4 अरब रुपए दे रही है, ये वो यहां पर डेवलपमेंट स्कीम में, अस्पतालों में, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेज में, स्कूलों में, रोड्स में भी लगा सकते थे, लेकिन नहीं, क्योंकि बंद कमरों के फैसले जो हैं वो कुछ और चाह रहे हैं। वो खैबर पख्तूनख्वा को लिबार्ट्री बनाना चाह रहे हैं, बल्कि लिबार्ट्री इन्होंने समझ रखी है। एक आता है, एक तजुर्बा करता है, दूसरा आता है, दूसरा तजुर्बा करता है। लेकिन यहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, यहां पर इमरान खान साहब की हुकूमत है, यहां पर अल्हम्दुलिल्लाह इस दफा इमरान खान के सिपाही आए हैं, वो बंद कमरों के फैसले भी मुसल्लत नहीं होने देंगे, और अगर कोई बदमाशी से, जोर जबरदस्ती से, डंडे की जोर पर, बंदूक की नोक पर यहां पर मुसल्लत करना चाहेगा तो इंशाअल्लाह ताला हम उनके खिलाफ खड़े होंगे इंशाअल्लाह ताला। जनाब स्पीकर, इस बर्फबारी में, शदीद बर्फबारी में इनसे तो गलती हो गई, लोगों का जबरी इनखला इन्होंने किया। फिर अभी इनको समझ नहीं आ रही थी कि जो चीज, क्योंकि बंद कमरों के फैसले हमेशा इस तरह होते हैं, उससे नुकसान ही होता है, इनका भी नुकसान होता है और कौम का भी नुकसान होता है। जब इनको मालूम पड़ा कि इन्होंने जो बंद कमरों में मंसूबा साजी की थी वो इनके गले पड़ रही है, इन्होंने कल एक प्रेस रिलीज जारी की।
जनाब स्पीकर। और ये प्रेस रिलीज आज मैं फिर फ्लोर ऑफ द हाउस कह रहा हूं कि ये सूबाई हुकूमत और इदारों, सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत के दरमियान तसादुम का परवाना है जनाब स्पीकर। ये परवाना सिर्फ हमारे खिलाफ जारी नहीं हुआ, जो 24 रुकनी कमेटी इन्होंने बनाई थी ये उनका भी डेथ वारंट है, क्योंकि उसमें इनका जिक्र है। लोग अब उन 24 रुकनी कमेटी को अपना दुश्मन समझेंगे, एक तरफ लोग समझेंगे, दूसरी तरफ कुछ और लोग जो लाए गए हैं वो भी समझेंगे। अच्छा, एक तरफ तो ये 24 रुकनी कमेटी के साथ, हालांकि उनको डराया गया, धमकाया गया, दबाया गया और उसके बावजूद उनसे साइंस लिए गए। अभी जो हैं कुछ दिनों में उनके वीडियोस भी आएंगे, क्योंकि उनको डराया और धमकाया जा रहा है कि सूबाई हुकूमत के खिलाफ आप बयानात दें, लेकिन हम उनको कुली चूट देते हैं क्योंकि ये जालिम है, कर सकते हैं जुल्म। अगर वो फर्ज करें हमारे खिलाफ बयान देते हैं और इससे इनकी जान छूटती है तो बेशक दे दे, क्योंकि उनको मुसलसल डराया और धमकाया जा रहा है। जनाब स्पीकर, एक तरफ तो उनको मसलों में घेर दिया, उनके डेथ वारंट तकरीबन इन्होंने इशू कर दिए, दूसरी तरफ इनके जो नुमाइंदा है कोर कमांडर पिशावर और आईजीएफसी, उन पर इन्होंने अदम एतमाद का इजहार किया है। जो थोड़ा बहुत लोगों का एतमाद बहाल हो रहा था वो भी इन्होंने जायल कर दिया इस प्रेस रिलीज से, क्योंकि जितने भी जरगे हुए हैं, जितनी भी मीटिंग्स हुए हैं इनमें बाकायदा कोर कमांडर और आईजीएफसी उनका हिस्सा थे। तो एक तरफ 24 रुकनी कमेटी जो इन्होंने बनाई थी उनके खिलाफ इन्होंने प्रेस रिलीज के जरिए डेथ वारंट इशू किया, दूसरी तरफ जो है अपने आईजीएफसी और कोर कमांडर के खिलाफ इन्होंने अदम एतमाद का वारंट इशू कर दिया। जनाब स्पीकर, इससे होगा क्या? इससे कोर कमांडर का जो ओहदा है, आज का कोर कमांडर नहीं, और आईजीएफसी का जो ओहदा है, ये कल को किसी भी जरगे में नहीं बैठेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैं हिदायत जारी कर चुका हूं कल कि इसके बाद किसी भी इदारे से या वफाकी हुकूमत से सूबाई हुकूमत का जो भी कम्युनिकेशन होगा वो रिटर्न में होगा, वर्बल पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। तो इसमें नुकसान ये हुआ कि जो चीजें आवाम के सामने नहीं आ रही थी इनके लिए नुकसान हुआ, हमारे लिए तो फायदा है, तो वो अभी जो है आवाम के सामने आएगी। जनाब स्पीकर, उस प्रेस रिलीज में 4 अरब रुपए का जिक्र किया गया है। जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि पाकिस्तान पर काबिज एक माइंडसेट जो पख्तूनों को पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं समझते, जो पख्तूनों को पाकिस्तानी समझते ही नहीं है, यह उनके ज़हनियत की अक्कासी करता है। जनाब स्पीकर, इससे पहले जो मिलिट्री ऑपरेशन हुए थे, हमारे कबायली अजला, हमारे कबायलियों के साथ वादा किया गया था कि जिसका घर तबाह होगा उसको 4 लाख रुपए दिए जाएंगे। जनाब स्पीकर, मतलब जो सारी उम्र रुपए जमा कर करके अपने लिए एक घर बनाता है, तो एक ड्रोन आकर उसका घर तबाह करेगा, एक जेट आकर उसका घर तबाह करेगा, और वफाकी हुकूमत पाकिस्तान उसे 4 लाख रुपए देगी। शर्म आनी चाहिए इनको। दूसरी शर्मनाक बात यह है कि वो 4 लाख रुपए भी अभी तक नहीं मिले। 15 साल से वो 4 लाख रुपए भी नहीं मिले। तो एतमाद का लेवल तो ये है। दूसरी तरफ मेरे नॉर्थ वजीरिस्तान के लोग जो बकाखेल कैंप में होते हैं, उनसे वादा किया गया था कि मंथली उनको पैसे दिए जाएंगे। जनाब स्पीकर, उनको पैसे नहीं दिए जा रहे वफाकी हुकूमत की तरफ से, सूबाई हुकूमत दे रही है। 7 अरब रुपए हम दे चुके हैं।
46 अरब रुपए हमारा वो बकाया है वफाक जो हमारे मुतासरीन को पैसे नहीं दे रहा था। 7 अरब रुपए जो है अभी हम दे चुके हैं। 52 अरब रुपए ये वफाक हमारा आईडीपीज में बकाया है। जनाब स्पीकर, ये 4 अरब रुपए ये इसलिए बार बार याद कर रहे हैं क्योंकि ये मेरे कबाइलियों को कीड़े मकोड़े समझते हैं, क्योंकि ये समझते हैं कि हम इनको मारेंगे, इनको दबाएंगे, इनको निकालेंगे, लेकिन इनके रिलीफ के लिए आपने कुछ नहीं करना। मैं करूंगा इंशाअल्लाह ताला, मैं करूंगा इंशाअल्लाह ताला, और डंके की चोट पे करूंगा। मैं अपने एमपीएस का, एमएनएस का, खैबर पख्तूनख्वा की अवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इन मुतासरीन के लिए ये 4 अरब रुपए सूबाई हुकूमत की तरफ से जो मुख्तस किए गए हैं, इन्होंने ये कुर्बानी दी है। मैं दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन इसके बरक्स जो माइंडसेट है, जो ये नहीं चाहता कि एक कबाइली नौजवान इस सूबे का वज़ीर आला बने, एक माइंडसेट जो ये नहीं चाहता कि कबाइली नौजवान या कबाइली लोग मेन स्ट्रीम में आए, जो ये नहीं चाहता कि मेरा कबाइली नौजवान पढ़े लिखे वो कामयाब बने, उनके मुंह पर तमाचा है, और ये तमाचा मैं इंशाल्लाह बार बार मारूंगा इंशाल्लाह। जनाब स्पीकर, एक दफा फिर इस फ्लोर से मैं बंद कमरों के मुनसूबा साजों से यह कहता हूं कि अगर हम तनकीद करते हैं, अगर आपकी पॉलिसियां बार बार नाकाम होने की वजह से हम इससे दिल बर्दाश्ता हो गए हैं, तो हम दूसरी तरफ हल भी देते हैं। हल यह है कि सूबाई हुकूमत को, तमाम सियासी और मजहबी जमातों को, यहां के स्टेक होल्डर्स को, मशरान को, इनको साथ बिठाएं, पॉलिसी बनाएं। वो पॉलिसी मुस्तकिल और पायदार अमन में कलीदी किरदार अदा करेगी। क्यों बज़िद हो, क्या मसला है? क्यों ये सोच आप तर्क नहीं करते कि मतलब आप ही हैं, बाकी कोई समझदार नहीं है? अगर आपके एडवाइजर या आप समझदार होते तो आप कल की प्रेस रिलीज निकालते। आपके पॉलिसी वैसे भी नाकाम है, आपके एडवाइजर्स भी बेवकूफ हैं, पता नहीं कौन आपको ये मशवरे देता है। जनाब स्पीकर, वाहिद हल यही है कि मिल बैठकर मुस्तकिल और पायदार अमन के लिए वाज़ेह हिकमत अमली और वाज़ेह पॉलिसी बनाई जाए जो सिर्फ एक बार हो। ये नहीं हो सकता कि आज एक पॉलिसी बनाएगा, कल वो जाएगा, दूसरा आएगा, वो कोई और पॉलिसी बनाएगा। मुस्तकिल और पायदार अमन के लिए इन तमाम लोगों को मिल बैठकर एक वाज़ेह पॉलिसी बनानी चाहिए। जनाब स्पीकर, एक तरफ तो मेरे सूबे के ये हालात हैं, दहशतगर्दी लाई गई, मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए राह हमवार होती जा रही है, लोगों को बेघर किया जा रहा है। दूसरी तरफ वफाक हमारे पैसे नहीं दे रहा। 4758 अरब रुपए वफाक हमारा मकरूज है, लेकिन वो हमें नहीं दे रहा। दूसरी तरफ IMF ने रिपोर्ट किया है कि 5300 अरब रुपए की करप्शन इन्होंने की है, ये रिपोर्टेड है। इसके अलावा पता नहीं कितनी की करप्शन हुई होगी। रिपोर्ट्स हैं कि पंजाब में तकरीबन 100 अरब रुपए की करप्शन हुई है और खुर्द बुर्द हुई है। एक तरफ मेरा जायज मुतालबा है, हमारे जायज हकूक हैं कि हमें 4758 अरब रुपए दें, वो नहीं दे रहे कि पैसे नहीं है। दूसरी तरफ 5300 अरब रुपए ये खा रहे हैं और कोई पूछने वाला ही नहीं। जनाब स्पीकर, इसके साथ साथ जो मईशत के हालात हैं, GDP ग्रोथ दिन ब दिन नीचे आ रहा है। हमारे बैरूनी और अंदरूनी कर्जे तकरीबन 80,000 अरब रुपए तक पहुंच चुके हैं। जनाब स्पीकर, 80,000 अरब रुपए, हमारा टोटल GDP 1,12,000 अरब रुपए है। हमारे टोटल कर्जे 80,000 अरब रुपए हैं। इसमें बैरूनी कर्जा 36,000 अरब रुपए है। हमारा तिजारती खसारा तकरीबन 15 अरब डॉलर से बढ़ गया है। हमारे फॉरेन रिजर्व
20 अरब डॉलर हैं, इसमें आपके बाहर के दोस्तों के पैसे हैं, के डॉलर्स हैं। अगर वो आज वापस ले लें तो आपकी डॉलर की कीमत 280 रुपए से बढ़कर 400 रुपए से बढ़ जाएगी। इसका मतलब यह है कि 36,000 अरब रुपए का यह कर्जा आपके 50,000 अरब रुपए क्रॉस कर देगा। मतलब आपका कर्जा जो है जीडीपी को टच कर रहा है, यानी आपका मुल्क दिवालिया होता जा रहा है। आपके नौजवान मुल्क छोड़कर भाग रहे हैं, आपका इंडस्ट्रियलिस्ट मुल्क छोड़कर भाग रहा है, अपनी इंडस्ट्रीज बंद कर रहा है, आपका एग्रीकल्चर में किसान दिन ब दिन खुदकुशियां कर रहा है। ये सारे मसले पाकिस्तान में ही हैं, लेकिन कुछ लोगों के इंटरेस्ट देखें, सारे इदारे सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को नीचा दिखाने के लिए, उसको जो है जेल में बंद रखने के लिए, उनकी अहलिया को जेल में बंद रखने के लिए, उनकी बहनों पर रात के अंधेरे में जहरीला पानी छोड़ दिया जाता है, उनको मारा जाता है, उनको सड़क पर गिराया जाता है। हमारे जो असीरान हैं, जो कोट लखपत जेल में हैं, उनको जो है कैदो बंद की सोबतें बर्दाश्त करनी हो रही हैं। मजीद हमारे सहाफियों पर जो है वो कतगन लगाई जा रही हैं, हमारे वकला को उठाया जा रहा है, अगवा किया जा रहा है, लेकिन हमारे इदारों को पाकिस्तान की कोई फिक्र नहीं। वो बैठे हैं सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को ख़त्म करने में लगे हुए हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान ही ख़त्म हो रहा है, अल्लाह ना करे कि कभी ख़त्म हो, और इंशाल्लाह होगा भी नहीं जब तक हम जिंदा हैं इंशाल्लाह ताला। जनाब स्पीकर, मैंने कल भी कहा था, मैं आज भी कह रहा हूं कि जो प्रेस रिलीज वफाकी हुकूमत की तरफ से निकला हुआ है, चाहे उसमें कोई दूसरा शामिल हो या ना हो, क्योंकि ये तसादुम का परवाना है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। मैं इतवार के दिन अपनी अफरीदी कौम का जरगा इंशाल्लाह बुला रहा हूं। मैं अफरीदी कौम के पास जाऊंगा। इतवार के दिन मैं पख्तून कौम के पास फिर जाऊंगा, तमाम पख्तून कौम को इकट्ठा करूंगा और उसका जरगा बुलाऊंगा इंशाल्लाह ताला, अगर ये नोटिफिकेशन माफी के साथ कल वापस नहीं लिया गया। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। वमा अलैना इल्लल बलाग।